तो आप लगाइए ना आरएसएस पे पाबंदी, आप लगाइए ना बीजेपी पे पाबंदी। हम तायद करेंगे कि हाँ आपने अच्छा किया, फिर पीएफआई पर भी लगाई, आरएसएस पर भी लगाइए, बीजेपी पर भी लगाइए, तो पीएफआई पर भी लगाइए। खुद इंद्रेश कुमार जो इस वक्त मुसलमानों के एक अच्छे खासे जो है गुमराह लोगों की एक जमात को लेकर के जो है पैसे दे करके उनको ख़रीद के, उनके ईमान और ज़मीर को ख़रीद करके पूरे मुल्क में घूमता फिर रहा है, वो खुद टेररिस्ट है। पीएफआई वाले मुसलमानों को एम्पावर करने का काम कर रहे हैं, इसलिए पीएफआई जो है वो टेररिस्ट है, इसलिए पीएफआई जो है वो गैर कानूनी है, इसलिए टेरर फंडिंग करता है, इसलिए फला करता है। हुनर वो मुसलमानों को सिखाना चाहते हैं कि तुम जो है दब्बू, डरे सहमे हुए, मारे पीटे हुए, इस तरह के बन करके जो है पॉलिटिकल मैदान में मत उतरो, भिखारी मत बनो। मुसलमानों को लोग सत्ता की सीढ़ी के तौर पर तमाम सेकुलर और कम्युनल पार्टियां इस्तेमाल करती हैं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई को सरकार ने बैन कर दिया है। गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी किया कि 5 साल के लिए पीएफआई बैन कर दी गई है। इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ अब्दुल रहमान आबिद मौजूद हैं, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मामलों की अच्छी जानकारी रखते हैं और अच्छी पकड़ रखते हैं। सबसे पहले आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि पीएफआई क्या है, आप इस संगठन को कब से जानते हैं, कब से इस संगठन के बारे में सुना है और ये संगठन आखिर करता क्या था? भाई संगठन को मैं जो जानता हूँ, मेरे ख्याल से 5-6 साल से मैं वाकिफ़ हुआ हूँ, या और ज़्यादा से। नाम तो पहले भी सुना होगा, नाम ही खाली सुना था, कुछ उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। लेकिन जब ये लोग यहाँ दिल्ली में एक्टिव हुए और फिर इनके जो है कभी वो पम्फलेट आ गए, कभी कोई और प्रोग्राम का वो आ गया, कभी सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ़ चीज़ें आती रहती थी, किसी की वीडियो क्लिप आ गई, किसी का कुछ आ गया, तो उस वक्त जो उन चीज़ों से वाक़फ़ियत हुई। मैं समझता हूँ कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को अगर इन टोटल ही आप देखते हैं जी, तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो है ज़मीन पर मुसलमानों के लिए ख़ास तौर से वो काम कर रहा था जिसकी करने की बहुत पहले से सबको ज़रूरत थी, सारी पार्टियों को, चाहे वो मुस्लिम पार्टियाँ हों, गैर मुस्लिम पार्टियाँ हों, सेकुलर पार्टियाँ हों और या सोशल NGOs हों। ये काम तो बहुत पहले करने चाहिए थे। पीएफआई जो है मेरी मालूमात के मुताबिक वो गरीब लोगों को, जहाँ बिल्कुल खाने के लाले पड़े हुए हैं जिन लोगों के पास, उनकी राशन वाशन के ज़रिए मदद कर रहा था जब से ये कोविड वगैरह का सिलसिला चला, जब से राशन से। और साहब स्कूलिंग एजुकेशन में जो है वो लोगों की मदद कर रहा था। स्कूल जो है बहुत सारे उसने खुलवा भी रखे थे, बहुत सारे लोगों को के बच्चों को जो है वो स्कूलों में भिजवा रहे थे, यानी एजुकेशन पे काम कर रहे थे। और वो मदरसा एजुकेशन के लिए भी, अगर कोई मदरसा एजुकेशन चाहता है और वो उसमें जाना चाहता है और लेकिन उसके हालात नहीं है कि वो अपना खर्च बर्दाश्त कर सके या माँ बाप उसके जो है वो कर सकें, तो वो उनकी भी मदद करते थे। उनको मदद ये है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि सोशल वर्क करते थे, माशरे की खिदमत करते थे, ये सब काम करते थे। लेकिन जांच एजेंसियां अब्दुल रहमान आबिद साहब ये कह रही हैं कि 2047 में भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जान को खतरा था। जो पंफलेट फुलवारी शरीफ में छापेमारी के दौरान मिले, उसके बाद से ये पूरा माहौल बना। तो आप जो काम गिना रहे हैं वो एक तरफ है, लेकिन जांच एजेंसियों के पास भी तो कोई क्लू होगा ना, जिसकी बेस पर वो बात कर रही हैं और जिसकी बेस पर छापा पड़ा और बैन हो गई पीएफआई। अब आप इतने वसूख के साथ जब जिस तरह से कह रहे हैं, तो मुझे तो हैरत भी हो रही है और हंसी भी आ रही है। भाई ये यही जांच एजेंसियां तो हैं जो सिमी को कहा करती थी कि ये टेररिस्ट हैं। तो सिमी बैन हो गई, तो बैन ही तो हुई ना। क्या साबित किया? एक केस बता दीजिए मुझे, सिंगल साबित कर दिया हो। यही सिमी में और इसमें फर्क है। सिमी ने खुद को डिसॉल्व नहीं किया था। अब्दुल रहमान आबिद साहब मेरी बात आप सुन लीजिए, क्योंकि पीएफआई ने खुद को डिसॉल्व कर लिया। उन्होंने अपनी प्रेस रिलीज जारी की है कि हम केंद्र सरकार का, गृह मंत्रालय का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं और खुद को डिसॉल्व कर रहे हैं। सिमी ने डिसॉल्व नहीं किया था, जहां तक मुझे याद है। मेरे भाई आप गोदी मीडिया तो ना बनिए आज। मैं बिल्कुल गोदी मीडिया नहीं हूं, लेकिन पीएफआई ने जो अपनी प्रेस रिलीज जारी की है, मैं उस पर बात कर रहा हूं। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुझे भी तो बोलने दीजिए। आज तो आप गोदी मीडिया वालों की तरह जो है मुझ पे चढ़ रहे हैं, बोलने ही नहीं। बिल्कुल ऐसा नहीं, आप बात पूरी रखिए। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए कि पीएफआई जो है वो मैं जो समझता हूँ, मैंने ये कहा कि मैं जो समझता हूँ या मुझे जो जानकारी है, पीएफआई वाले मुसलमानों को एम्पावर करने का काम कर रहे हैं। वो
तालीम में भी एम्पावर करना चाहते हैं, वो माशियात में भी करना चाहते हैं, वो सोशल एक्टिविटीज़ में भी करना चाहते हैं, और वो पॉलिटिकल लाइन में भी करना चाहते हैं। ठीक है। और पॉलिटिकल एतबार से पीएफआई वालों ने जो प्रोग्राम, चूँकि मैं थोड़ा सा पॉलिटिकल चीज़ों से मुझे दिलचस्पी है, तो जब एसडीपीआई बहुत एक्टिव थी और यहाँ पे डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब हमारे, अब तो वो बागी हो रहे हैं पॉपुलर फ्रंट के, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, लेकिन उस वक्त जो है वो बहुत तारीफ़ें किया करते थे और बहुत, तो हमने तो बल्कि डॉक्टर साहब को भी उस वक्त जो, बहरहाल मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि वो असल में क्या है कि हिम्मत और हौसले के साथ सियासत और हुकूमत, यानी सियासतदानों जो इस वक्त सियासत पे हावी हैं लोग, जो पार्टियां, चाहे वो सेकुलर पार्टियां हों, कम्युनल पार्टियां हों, या हुकूमत में जो पार्टियां हैं, उनकी आंखों में आंखें डाल करके बात करना चाहते हैं। और यही हुनर वो मुसलमानों को सिखाना चाहते हैं कि तुम जो है दब्बू, डरे सहमे हुए, मारे पीटे हुए, इस तरह के बन करके जो है पॉलिटिकल मैदान में मत उतरो, भिखारी मत बनो, बल्कि दूसरों को कुछ देने की पोजीशन में आओ। उनको इल्मी एतबार से भी दो, उनको समाजी एतबार से भी दो, और माशी तौर पर अपने आप को खुद कफील बना करके माशी तौर पर भी इस मुल्क की मदद करो, और सियासत में भी इस मुल्क के मुसलमानों को सियासत के सिस्टम में मजबूती के साथ खड़े होकर के काम करो। तो क्या हुआ फिर उसका काम वही हुआ जो होता है इस मुल्क में। पहले थोड़ा पर्देदारी के साथ होता था, जब से मोदी की सरकार आई है तो अब बगैर पर्दे के काम होता है। मुसलमानों को लोग सत्ता की सीढ़ी के तौर पर तमाम सेकुलर और कम्युनल पार्टियां इस्तेमाल करती हैं, लेकिन कोई भी पार्टी मुसलमानों को पॉलिटिकल एतबार से एम्पावर नहीं होने देना चाहती और न देखना चाहती है इस पोजीशन में कि मुसलमान अपने फैसले के साथ, अपनी पावर के साथ इस मुल्क के सियासी सिस्टम में मजबूती के साथ खड़ा हो जाए और इस मुल्क के फैसले करने में उसका कोई रोल बन जाए। ये किसी को गवारा नहीं है। इसलिए पीएफआई जो है वो टेररिस्ट है, इसलिए पीएफआई जो है वो गैर कानूनी है, इसलिए टेरर फंडिंग करता है, इसलिए फला करता है, क्योंकि उसकी एक पॉलिटिकल शाखा है जिसका नाम एसडीपीआई है। और जितनी ये 7-8 जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस पे इन्होंने बैन लगाया है, इन तमाम ऑर्गेनाइजेशंस की मेहनतों का जो नतीजा है, एक तो ये है कि वो ज़मीन पर जो है दबे कुचले महरूम मजलूम लोगों को एम्पावर करना, उनको मजबूती देना, उनको किसी काबिल बनाना। दूसरा, पॉलिटिकल एतबार से एसडीपीआई की शक्ल में एक पार्टी को सियासत के मैदान में इस काबिल बनाना कि वो इस सिस्टम में बराबरी के साथ खड़े होकर बात करे, भिखारी के तौर पर नहीं। लेकिन फिर एसडीपीआई पर बैन क्यों नहीं लगता, पीएफआई पर क्यों लगता है और 8 अन्य संगठनों पर क्यों लगता है? अगर सियासत में ही पछाड़ना चाहती थी मोदी सरकार पीएफआई को और उनके संगठनों को, तो पहला बैन तो पीएफआई के साथ साथ एसडीपीआई पर लगना चाहिए था। सवाल आपका अच्छा है, लेकिन आप एक अच्छे समझदार जर्नलिस्ट हैं और मैं यकीन रखता हूं कि आप पढ़ते भी होंगे, और आप जब सियासी तारीख़ को पढ़ते होंगे और जो मानी हुई सियासी हस्तियां हैं दुनिया की, उनके कैरेक्टर को पढ़ते होंगे, और मौजूदा हुक्मरानों की तरह के जो माजी में सियासी शख्सियात गुजरी हैं, हस्तियां गुजरी हैं, चाहे वो निगेटिव हैं या पॉजिटिव हैं, उनके आपने तरीक़ेकार को भी देखा होगा। जी, अगर किसी की कमर तोड़नी है, अगर आपको परिवार के बाप को मारना है, तो ज़रूरी नहीं कि आप उसकी गर्दन दबोचें। अरे उसके बच्चों को, उसके घर वालों को, उनको पकड़ करके जो है उनको बेयारो मददगार हाथ पांव तोड़ करके डाल दीजिए। कहीं पे निशाना और दर्द कहीं देना है नहीं, तो जो घर का प्रधान होगा वो तो अपने आप ख़त्म हो जाएगा, यानी कमज़ोर भाई। जब उसके हाथ पांव काट देंगे आप, तो कहाँ फिर उसको वो बचेगा। अच्छा, तो आपने एक चीज़ और कही अब्दुल जी, आप बात पूरी करिए। मैं जो बात कह रहा हूँ पूरी करिए। देखिए, अगर मैं ये नहीं कहता कि सारे लोग जितने पीएफआई में या उसकी तमाम 8 ऑर्गेनाइजेशन में हैं 100% लोग सारे के सारे दूध के धुले हैं। हो सकता है 2, 4, 10 आदमी, 20 आदमी ऐसे मुमकिन हो सकता है कहीं हो, क्योंकि हर पार्टी में घुस आते हैं ऐसे लोग, क्रिमिनल लोग हर पार्टियों में आ जाते हैं, क्योंकि सिस्टम कुछ इस तरह का है, एनजीओज में भी आ जाते हैं, और दूसरी तमाम किसी भी तंजीम में, जमात में, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में, सब जगह आ सकते हैं। तो लेकिन सवाल ये है कि क्या किसी के इनफरादी, पहली बात तो ये वो साबित नहीं है, ये बिलफर्ज कह रहा हूँ मैं, साबित अभी तक एक केस भी ऐसा नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए
2-4 लोगों का कोई ऐसा मामला कहीं सामने आता भी है और उसके आपको सबूत भी मिलते, तो क्या उसकी वजह से आप पूरी तंजीम को जो है गैर कानूनी बता देंगे? पूरी तंजीम को आप टेररिस्ट अगर आपको टेररिस्ट करार देना है तो मैं कहता हूं फिर बीजेपी पर क्यों प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए? साध्वी कौन है वो, प्रज्ञा ठाकुर कैसे पार्लियामेंट में बैठी हुई है भाई? अदालत से बाकायदा कन्विक्ट है, गिल्टी है। असीमानंद, कर्नल पुरोहित, ये सारे वो लोग हैं, खुद इंद्रेश कुमार जो इस वक्त मुसलमानों के एक अच्छे खासे जो है गुमराह लोगों की एक जमात को लेकर के जो है पैसे दे करके उनको ख़रीद के, उनके ईमान और ज़मीर को ख़रीद करके पूरे मुल्क में घूमता फिर रहा है, वो खुद टेररिस्ट है। दरगाह अजमेर शरीफ के केस में उसका नाम अदालत में आया है भाई, आज तक वो बरी नहीं हुआ। तो आप लगाइए ना आरएसएस पे पाबंदी, आप लगाइए ना बीजेपी पे पाबंदी, हम तायद करेंगे कि हाँ आपने अच्छा किया। फिर पीएफआई पर भी लगाई, आरएसएस पर भी लगाइए, बीजेपी पर भी लगाइए, तो पीएफआई पर भी लगाइए।